Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, we will talk about randomized control trial. We will talk about what is RCT, what are the principles of RCT, what are the types of RCT, what are the different biases which can be which can be there in the RCT at different stages at the start of the RCT, during the trial, during the RCT या after the एंड ऑफ द RCT। सो तीनों हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बाइस जो हैं ये ड्यूरिंग द प्लानिंग होती हैं, यानी जब हम अभी स्टार्ट हमने नहीं किया और हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमसे कौन कौन से जो बाइसनेस है वो हो सकती हैं। कौन कौन से बाइस जो हैं ये हमारे एट द मिड ट्रायल में हो सकते हैं और कौन से जो है एट द एंड ऑफ द ट्रायल हो सकते हैं। इसी तरह हम इसकी एंड में फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ आरसीटी भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द आरसीटी। So now what is RCT, randomized controlled trial? It's a type of scientific experiment that is considered the gold standard for the assessing for the evaluating the effectiveness of intervention, particularly in clinical research. An RCT involves randomly assigning participant to one of the two or more groups. रैंडम असाइनमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट ग्रुपों में अलॉट की जाएंगी तो वो न रिसर्चर की चॉइस के मुताबिक होंगे, न वो पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट की अपनी चॉइस के मुताबिक होंगी, और रैंडमली जो है उनकी एलोकेशन होंगी। ये ग्रुप दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स है ये दो होनी चाहिए, बाकी ज्यादा जितने भी हो सो ऑन ये थ्री हो सकते हैं एंड सो ऑन। सो इन दो ग्रुप जो है इसमें से जो एक ग्रुप होगा जो इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा जा सकता है, that group received the intervention being tested, and other group which is called as the control group that may receive a placebo or standard treatment. Now what is placebo? Placebo is such a treatment which actually is not a treatment but look like a treatment. The patient consider it as a treatment option, but actually in reality there is not a treatment option, so that is actually known as a placebo. मिसाल के तौर आप किसी को एक इलेक्ट्रिक डिवाइस से ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइस से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो एक ग्रुप को तो सही ट्रीटमेंट मिल रही है, लेकिन दूसरे ग्रुप को भी वो डिवाइस आप लगा लेते हैं, लेकिन वहां से आपने जो इसका पावर है वहां से आपने उसको स्विच ऑफ किया है। इट मीन इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रही है बट द पेशेंट इज एज्यूमिंग दैट मुझे भी प्रीवियस पेशेंट की तरह जो है डिवाइस लगी है और मुझे भी जो है वो ट्रीटमेंट मिल रही है। एक्चुअली देयर इज नो सच ट्रीटमेंट, सो दैट इज एक्चुअली नोन एज प्लेसिबो। अमूमन जो है यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों को जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जो रिक्वायर्ड एंड एसेंशियल ट्रीटमेंट है, वो दोनों को रिसीव होंगी। लेकिन इन कन्वेंशनल जो रूटीन और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के अलावा एक न्यू ट्रीटमेंट जो है वो एडिशन टू द कन्वेंशनल एंड रूटीन एंड बेसिक ट्रीटमेंट ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को प्रोवाइड की जाएगी, जबकि वो न्यू ट्रीटमेंट जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं ये यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप को नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ जो बेसिक नीड जो रूटीन या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो मिलेगी। यहाँ पे इससे ये हरगिज मतलब नहीं कि हम एक ग्रुप को ट्रीटमेंट देंगे एक्सपेरिमेंटल को, दूसरे को बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं देंगे और उसके साथ हम सिर्फ प्लेसिबो देंगे। तो एक्चुअली अगेन ये अनएथिकल होगा कि हम किसी पेशेंट को बगैर ट्रीटमेंट के हम इसको नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज ए वेरी अनएथिकल इशू। अब आते हैं टुवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द आरसीटी कि की प्रिंसिपल क्या क्या है। सबसे पहले तो जब इसकी शुरुआत हुई थी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की, तो ये फार्माकोलॉजिकल रिसर्चेस, ड्रग रिसर्चेस से उससे और मेडिकल प्रोफेशन से इसकी इवॉल्वमेंट हो गई है। दूसरी प्रिंसिपल जो इसकी में ये है, जैसे हमने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो एलोकेशन इनटू द डिफरेंट ग्रुप है ये रैंडम होता है।
इसी तरह different treatment group they should be statistically equivalent at the start of the trial. There should be similarity between the two groups, the experimental and control group, and at different aspects. ये demographic variable हो सकते हैं, ये disease indicators हो सकते हैं. मीन अगर आप दो ग्रुप से और दोनों जो हैं ये सपोज कैंसर के पेशेंट है, एक स्टेज 1 और 2 में ज्यादातर है, दूसरे ग्रुप में जो है ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स है सब्जेक्ट्स है ये स्टेज 3 या स्टेज 4 के हैं सपोज. अब जब इनको ट्रीटमेंट दी जाएगी, सो वी ऑल नो दैट स्टेज 1 स्टेज 2 में थोड़ा सा रिस्पांस टुवर्ड्स मेडिसिन अच्छा होता है एज कंपेयर टू द स्टेज 3 एंड स्टेज 4. तो अगर दूसरे ग्रुप जिसमें स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट हैं वहां पर अगर रिस्पांस नहीं आता, सो इट इज नॉट द मेस्ट दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये रिसर्चर की ये मेडिसिन जो है ये गलत है, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो पेशेंट की इंडिकेटर्स थे, जो आपके पेशेंट की सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि उसमें इंप्रूवमेंट की चांसेस जो है कम थे. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर चूंकि ज्यादातर पेशेंट जो हैं ये अर्ली स्टेज में थे, तो वहां पर इंप्रूवमेंट की चांस ज्यादा होंगी. जो मेन इंप्रूवमेंट होगी वो ऑब्वियसली इस ग्रुप में जिसमें अर्ली स्टेज की कैंसर के पेशेंट उसमें ज्यादा होगी. तो फिर हम डिसीजन ले लेते हैं कि इस ग्रुप में जो है जिसमें ये अर्ली पेशेंट ज्यादा, इसमें ट्रीटमेंट जो है ये ज्यादा इफेक्टिव एज कम्पेयर टू अदर वन, जो एक्चुअली गलत होगा. तो इसलिए जब बेसलाइन सिमिलरिटी एक टर्म यूज होती है कि जब स्टडी स्टार्ट होने से पहले ये इश्योर किया जाता है कि थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी, बट लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है बिटवीन द टू ग्रुप्स ये नहीं होगी. दे बोथ ग्रुप्स विल बी इक्वल एट डिफरेंट लेवल, दैट मे बी द डेमोग्राफिकली, एज वाइज, जेंडर वाइज, या जो है. और अगर इनके हमारे जो ग्रुप से हमारे जो पॉपुलेशन है इसमें इस तरह की हेट्रोजेनिटी है कि वहां पे वेरिएशन ज्यादा है, तो इसका एक आसान सा हल ये है कि हम उसमें ब्लॉक रैंडमाइजेशन करें. ब्लॉक रैंडमाइजेशन का मतलब ये है या स्ट्रेटिफिकेशन करें कि स्ट्रेटा बनाएं कि सपोज हम तमाम पार्टिसिपेंट को 1 एंड 2 स्टेज में एक तरफ करें और स्टेज 3 एंड 4 को अलग करें. फिर स्टेज 1 और स्टेज 2 वाले जो कैंसर पेशेंट है उसमें भी हम रैंडमाइजेशन कर ले, ट्रीटमेंट ए ट्रीटमेंट बी में डिवाइड कर ले. ये बिटवीन कि आधे जो हाफ स्टेज 1 स्टेज 2 वाले हैं ये एक ग्रुप में चले जाएंगे एंड आधे स्टेज 1 और स्टेज 2 वाले दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे. इस तरह जो सेकंड स्टेज है जिसमें एडवांस स्टेज के पेशेंट है उसको भी हम उसमें भी रैंडमाइजेशन करेंगे, तो वहां पर भी आधी जो एडवांस स्टेज की पेशेंट है वो एक तरफ हो जाएंगे एक ग्रुप में, जबकि दूसरे ग्रुप में आधी चले जाएंगी. तो इसका फिर कंसेक्वेंस क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो एक तरफ जो ग्रुप होगा उसमें जो एडवांस स्टेज की और अर्ली स्टेज के पेशेंट जितनी होंगी उतनी ही पेशेंट जो हैं ये दूसरे ग्रुप में भी होंगी. तो फिर वहां पर जो है ये बायसनेस जो है थोड़ी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी. तो ब्लॉक रैंडमाइजेशन जो है ये वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर सच केस. एंड टू स्टेब्लिश एवरेज एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट, इट मीन हम डिसीजन जो है इंडिविजुअल बंदे पर नहीं लेंगे, बल्कि इसमें से कुछ लोग में इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी कुछ में कम होगी, तो फिर इसका मीन इफेक्टिवनेस जो है निकाला जाएगा और फिर उसकी कंपैरिजन हो जाएगी कि ट्रीटमेंट ए जिन्होंने ली है उसका मीन इफेक्टिवनेस, सपोज वहां पर 10 बंदे हैं, अब 10 में से किसी की इंप्रूवमेंट ज्यादा होगी किसी की कम होगी, तो इन सब का एवरेज लिया जाएगा. ट्रीटमेंट बी का इफेक्ट वो भी एवरेज लिया जाएगा, फिर दोनों एवरेज या दोनों मीन को फिर कंपेयर किया जाएगा इन द बिटवीन द ग्रुप एनालिसिस में. So aim to detect side effects associated with treatment. This is also a secondary objective of the NERCT. कि in case if there is any side effects अब वहां पे आ जाती हैं तो it should be reported, and if it is not reported again it is a very unethical issue. Some specific criteria capacity are there's random allocation of participant to the treatment or control group. Both groups are followed for a specified period. Groups are analyzed in terms of outcome, which is elaborated, which is explained and defined and mentioned at the outset, at the start of the trial. And the outcome, at least there should be one outcome. There may be two or more than two outcome, but at least there should be one outcome, and that outcome should be measured in both the experimental and control group.
here is the focus on the control of bias. अब bias इंशाल्लाह हम end slide में discuss करेंगे कि what are the different types of bias and what are the major source of bias. What are the bias in the start of the study, in the mid of the study, in the end of the study. So now let's come toward the next objective of today's lecture. These are the types of RCTs. So RCTs, they can be divided on the basis of the which type of intervention and in which environment they are receiving the treatment. So that may be the explanatory or the pragmatic trial. There may be efficacy and effectiveness and phase 1, 2, 3, and which stage trial. Similarly, they can be divided on the basis of how participants are exposed to the intervention. So there may be the parallel trial, there may be a crossover trial, there may be the factorial trial, there may be the cluster trial भी जो है यहाँ पर हो सकता है. Cluster trial ये होता है कि जिसमें हम जब randomization करते हैं तो वहाँ पर individual को नहीं बल्कि as a group की सूरत में हम cluster randomization करते हैं rather than individual one. So that is then known as the in cluster RCTs. Number of participant के base पर कि वहाँ पे when there is only one person in the trial in per group there is effect size sample size is being calculated prior to the start of the study and there is ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती हैं एंड फिर उसके बाद जो है लोगों को ऐड किया जाता है until the desired results नहीं मिल पाती. So such study are known as the sequential trial. Similarly, how the intervention was assessed, that is open trial, single blind, double blind, the triple blind or the quadruple blind, that will be discussed in the upcoming slide. फिर यहाँ पे जो रेंडमाइजेशन है तो यहाँ पे पेशेंट है या सब्जेक्ट है उन की मर्जी के मुताबिक इनकी एलोकेशन हो गई या रैंडम एलोकेशन हो गई है. तो यहाँ पर फिर 3 डिजाइन है, द जेलन डिजाइन, द कम्प्रहेंसिव कोहर्ट डिजाइन या द वेनबर्ग डिजाइन. तो इस पर हम डिस्कस करेंगे कम्प्रहेंसिव कोहर्ट डिजाइन क्या है या जो है ये वेनबर्ग डिजाइन क्या है, जेलन डिजाइन क्या है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ आरसीटीज ऑन द डिफरेंट बेसिस. सबसे पहले अगर हम बात कर ले ऑन द बेसिस आपकी विच स्टेज ये फेज 1 में है, फेज 2 में है, फेज 3 में है और फेज 4 में है. तो ये मुख्तलिफ जो फेजेस है इस ट्रायल की ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डोज इसमें क्या होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं दे विल बी इनरोल्ड, दे विल बी पार्टिसिपेट इन दिस ईच स्टेज and who will monitor this stage. So if there is a stage known as the preclinical, in the preclinical there is testing of drug in non-human subject to gather efficacy, toxicity, and pharmacokinetic information. So this is very important. Okay, what is the goal? You should remember all of you. आपको ये पूछा जा सकता है कि preclinical का goal क्या है, इस तरफ जीरो फेज का क्या गोल है, फेज 1 का क्या गोल है, फेज 2 के क्या गोल है, फेज 3 का क्या गोल है. तो ये गोल जो है आपको याद होनी चाहिए. सेकंड थिंग जो विच इज important in this slide, this is actually the number of participant, that how many people, how many participation, how many subjects that would be enrolled. So what is the range, मतलब यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है बट एक रेंज है. उस रेंज में जैसे मिसाल यहाँ पे 20 to 100, तो ये 30 भी हो सकते हैं, ये 90 भी हो सकते हैं, ये 60-70 भी हो सकते हैं, 72 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं. तो ये इस रेंज के अंदर जो है यहाँ पे लोग होंगे. तो अगर हम प्री क्लिनिकल की बात कर ले तो यहाँ पर ज्यादातर जो ड्रग जो है, एक न्यू ड्रग जिसको अभी लॉन्च किया गया है, इसको और ये टॉक्सिसिटी के बारे में, उसकी एफिकेसी के बारे में और फार्माकोकाइनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में ये इनका एम होता है. और डोज जो है यहाँ पर अनरिस्ट्रिक्टेड होता है यहाँ पे. और ज्यादातर जो है ये लैब में होती हैं. मतलब ये अभी रियल लाइफ जो है सर मोस्टली जो है यहाँ पर अक्सर एनिमल पर भी की जाती हैं क्योंकि वहां पर स्टिल वी डोंट नो अबाउट द साइड इफेक्ट्स, स्टिल वी डोंट नो अबाउट द रिकमेंडेड डोज.
स्टिल वी डोंट नो अबाउट द सक्सेस रेट, एफिकेसी की, इसमें सक्सेस रेट कितना होगा, एफिकेसी कितनी होगी, ये अभी तक जो है हमें नहीं पता। सो दैट्स व्हाई सम टाइम ये जो है ये एनिमल पर की जाती हैं। और एनिमल पर इसलिए की जाती हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी का पता चल जाए, इसकी एफिकेसी का पता चले, और फार्माकोकाइनेटिक। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि दिस इज एक्चुअली नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट। नॉन ह्यूमन से मुराद ये है कि देयर शुड बी इन एनिमल स्टडी है। तो ये थोड़ा सा याद कि विच स्टेज ऑफ द ड्रग ट्रायल जो है, दिस इज ऑन द नॉन ह्यूमन, सो दिस इज एक्चुअली द प्री क्लिनिकल। The phase 0, sometimes this stage is skipped if we have enough information in the preclinical stage. So then there is no need of again taking information like the pharmacokinetic in the humans. यहाँ पर जो एनिमल से हमें मिल जाती है उसको हम यूज करके हम डायरेक्ट स्टेज 1 फेज 1 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, या हम इज्यूम करते हैं कि देयर में भी different pharmacokinetic or the bioavailability or the other characteristic like the high half-life of the drug in the humans, तो फिर यहाँ पे हम 10 volunteers तक, टोटल नंबर 876 अप टू 10 जो है वॉलंटियर्स को लिया जाता है। और छोटा सा जो डोज, यानी बहुत कम डोज जो है, क्योंकि स्टिल इट इज द फर्स्ट टाइम टू बी यूज्ड ऑन द नॉन एनिमल यानी ह्यूमंस पर। सो दैट्स वाई यहाँ पे थेरापेटिक डोज से बहुत कम जो यानी स्मॉल डोज दिया जाता है, ताकि सिर्फ हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टीज इस ड्रग की मालूम कर सकें। एंड द clinical researchers or the scientific researcher may monitor this process. देन पहला जो रियल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होती हैं, जिसमें यही ड्रग जो है ये ह्यूमंस पर अप्लाई की जाती हैं, एंड ऑलमोस्ट 20 to 100 नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स जो हैं ये इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसका मेन एम जो है ये इफेक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी हियर कि हेल्दी, इसका मेन सिर्फ ये है कि इसकी जो डोज रेंजिंग है कि हम डोज कितना डोज है ये रिकमेंडेड होगा। तो अक्सर जब इसमें डोज दी जाती हैं और जो थेरापेटिक पर्पस के लिए जितनी चाहिए एज्यूम की जाती है उससे बहुत कम जो है दिया जाता है। लेकिन फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डोज को इंक्रीज किया जाता है, ताकि पता चले कि हाउ मेनी डोज दैट वुड बी इनफ टू प्रोवाइड दैट इफेक्टिवनेस विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स। तो यहाँ पर डोज की डिसीजन जो होती है दैट इज इन द फेज 1, जहाँ पे वॉलंटियर्स पेशेंट पार्टिसिपेंट होते हैं, पेशेंट इसमें नहीं होती है। द टोटल नंबर इज फ्रॉम 20 to 100। फिर जब यहाँ पे डोज की रिकमेंडेशन आ जाती है, और हमें अब फार्माकोकाइनेटिक का भी अब पता चल गया होगा, हमारे यहाँ पे टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स का भी पता चल जाया होगा, और इसमें ये भी कि भाई सक्सेस रेट भी थोड़ा सा हमें मिल गया होगा, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे विच इज फेज 2, जहाँ पे अब इस ड्रग की पेशेंट पर पहली बार एप्लीकेशन होगी कि इसकी जो एफिकेसी है ये कितनी है। अब यहाँ पे पहली बार जो है यहाँ पे जो रिकमेंडेड डोज, जो कि पहले फेज 1 तक जो है डोज रिकमेंडेशन नहीं थी, अब तो रिकमेंडेड डोज मिल गई होगी। तो यहाँ पे फिर थेरापेटिक डोज जो है दी जाती हैं। क्लिनिकल रिसर्चर्स विल मॉनिटर दिस प्रोसेस। और अमूमन लोग जो है यहाँ पे 100 to 300 तक की पार्टिसिपेंट जो है विद स्पेसिफिक डिजीज विद पेशेंट इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें ड्रग इफेक्टिवनेस मिल जाती है और थोड़ा सा सक्सेस रेट अच्छा मिल जाता है, तो फिर यहाँ इसको हम फर्दर लोगों में अप्लाई कर सकते हैं। लोगों की थोड़ी सी जो नंबर है ये और ज्यादा करेंगे, एंड यहाँ पे फिर जो है the number in the stage 3, if there is no serious side effects, so the number of participant increased from 300 to up to 3000। और यहाँ पर भी अगर हमें थेरापेटिक डोज देने के बाद अच्छी रिपोर्ट मिल जाती है, अच्छी सक्सेस मिल जाती है, रिडक्शन इन द सिम्टम बन जाती है, रिकवरी में मिल जाती है, तो सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट मिल जाती है, तो फिर इसको लॉन्च किया जाता है, इसको मार्केट में जो है अवेलेबल किया जाता है। उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग यानी मार्केटिंग के बाद इसकी फिर सर्वेलेंस है, इसकी मॉनिटरिंग है, ये उसको स्टेज 4 कहा जाता है। फिर ये आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो सकती हैं, या हॉस्पिटल में भी अवेलेबल हो सकती हैं। और हॉस्पिटल में जो फिजिशियंस होते हैं जो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, एक्चुअली ये उसको मॉनिटर करेंगे कि जब पेशेंट उनकी दोबारा फॉलोअप में आएंगे, सो दे विल रिपोर्ट अबाउट एनी
साइड इफेक्ट्स एंड दे विल रिपोर्ट अबाउट इफेक्टिवनेस। यहाँ पर लोग जो है ज्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ अगेन मॉनिटरिंग होगी, सो अगेन इसको सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन में नहीं डाला जा सकता, दैट वुड बी ओनली प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन, और फिजिशियन इसको रिपोर्ट करेगा। अगर यहाँ पे एक टाइम तक इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आती और अच्छी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, तो फिर इस ड्रग जो है इसको अप्रूव किया जाता है। और अगर यहाँ पे इस स्टेज पे यहाँ पे कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो है रिपोर्ट की जाती है बाय द फिजिशियन इन एनी पार्ट ऑफ दैट एरिया, इन सपोज पूरी कंट्री में भी हो सकती है, तो फिर उसी टाइम जो है उस ड्रग को उसको बैन किया जाता है, उसको मार्केट से उठाया जाता है, और फिर उस पर पाबंदी लग जाती है कि देयर इज नॉट सेफ फॉर यूज। तो इस तरह जो है एक स्टेज वाइज जो है एक ड्रग जो है इसकी अप्रूवल पर हो जाती है। अब आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, द एक्सप्लेनेटरी और द प्रैग्मेटिक ट्रायल। एक्सप्लेनेटरी ट्रायल जो है ये तब डिजाइन होती है जब हम एक न्यू ड्रग जो है किस तरह काम करती हैं, ये इसकी साइड इफेक्ट क्या है, और अमूमन ये थोड़ा सा ऐसी इन्वायरमेंट में की जाती है जो रियल लाइफ इन्वायरमेंट नहीं होती, मतलब वो एक हॉस्पिटल एक क्लिनिक नहीं होता, एक लैब होता है, और उस लैब में बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया किस तरह ताकि इसकी हमें वो मिल जाए कि पेपर रिजल्ट हमें मिल जाए अबाउट दैट ट्रायल। सो इसलिए ये एक्सप्लेनेटरी ट्रायल जो है ये थोड़ा सा नॉन रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट होते हैं, लैब्स रिपोर्ट्स लैब एक्सपेरिमेंट होती हैं। ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पर इसकी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, दूसरी तरफ वही सी ड्रग को आप हॉस्पिटल में वार्ड में जो पेशेंट एडमिट हैं ओपीडी से पेशेंट लेते हैं या अपने क्लिनिक में पेशेंट से हायर कर देते हैं, तो वहां पर फिर रियल लाइफ में रियल पेशेंट पर जब आप इसको देखते हैं तो वहां पर फिर इसको कहते हैं प्रैग्मेटिक ट्रायल। अमूमन एक्सप्लेनेटरी ट्रायल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे या वहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री चेंजेस है या वहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है या जो डिजीज को किस तरह किस मैकेनिज्म के साथ इसको रिकवर की क्या कर देता है, रिडक्शन ऑफ सिम्टम किस मैकेनिज्म की अंडर जो बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म होती है, क्या बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, तो इस तरह की जो डेटा हासिल करने के लिए अमूमन एक्सप्लेनेटरी ट्रायल की जाती हैं। लेकिन प्रेगमेटिक ट्रायल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और प्रेगमेटिक ट्रायल डायरेक्टली सिर्फ पेशेंट की रिकवरी पर बात करते हैं कि पेशेंट में सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं या नहीं होती, वहां पर रिकवरी होती है नहीं होती, होती है तो कितनी रिकवरी होती है, और तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स और पेशेंट के एस्पेक्ट से दिया देखा जाए तो ये रिसर्च जो है ये आरसीटी प्रेगमेटिक ट्रायल कहलाएगा। और अगर एक साइंटिस्ट इंटरेस्ट पे देखा जाए या एक रिसर्चर के इंटरेस्ट, एक क्लिनिकल रिसर्चर जो है कि एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च की बेस पर देखा जाए तो लैब इसको फिर एक्सप्लेनेटरी ट्रायल कह सकते हैं। Another type of RCT, which is also known as the parallel design or simple RCT design, and that is the most commonly used design in the research. When the people are subjects from a specific disease, they are recruited, they are hired in the study, then they are randomly allocated to the treatment A or B, and the treatment A and B they receive this treatment group, and after some time, after 1, 2, 3 months, yeah, within some weeks, after फॉलोअप उनकी फिर दोबारा से असेसमेंट की जाती है और फिर कंपैरिजन की जाती है कि ट्रीटमेंट से पहले ट्रीटमेंट के बाद क्या डिफरेंस आई है। इस तरह इस ग्रुप में भी डिफरेंस ट्रीटमेंट से पहले ट्रीटमेंट के बाद प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट ये असेसमेंट की जाती है, उसके डिफरेंस पर मालूम की जाती है, और दोनों डिफरेंस पर बिटवीन द ग्रुप एनालिसिस में चेक किया जाता है कि डिफरेंस कौन से वाले में ज्यादा आया है, क्या ज्यादा ज्यादा रिकवरी जो है कौन सी ग्रुप में हो गई है, और फिर रिपोर्ट बनाए जाते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द सिंपल आरसीटी डिजाइन और द पैरेलल डिजाइन। द नेक्स्ट इज द क्रॉस ओवर डिजाइन। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है सिंपल और पैरेलल आरसीटी डिजाइन से, द सिंपल आरसीटी डिजाइन से। यहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज के साथ एक पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन से लोगों को एक आइडेंटिटी सैंपल साइज हायर किया जाता है, फिर इनको रैंडम एलोकेशन की बाद इनको दो ग्रुप में अलॉट किया जाता है। ग्रुप ए वाले जो है वो ट्रीटमेंट 1 रिसीव करते हैं, ग्रुप बी वाले जो है ये ट्रीटमेंट 2 रिसीव करते हैं। आफ्टर सम टाइम फिर इसको ट्रीटमेंट 1 जो है इसको रोक दी जाती है, एंड ग्रुप बी में ट्रीटमेंट 2 रोक दी जाती है, और कुछ टाइम के लिए उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी
इस टाइम पीरियड को जिसमें इस ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट के बाद इनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, इसको कहते हैं द वॉश आउट पीरियड। ये वॉश आउट पीरियड ये होता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट वन की जो इफेक्ट्स है उस थोड़ी सी जो है ये कम हो जाए। आफ्टर स्पेसिफिक एंड अप्रोप्रिएट वॉश आउट पीरियड, पेशेंट जो ट्रीटमेंट वन जो ले रहे थे दे विल रिसीव द ट्रीटमेंट टू, और जो ट्रीटमेंट टू ले रहे थे इस वॉश आउट से पहले अब वो ट्रीटमेंट वन रिसीव करेंगे, यानी देयर विल बी एक्सचेंज बिटवीन देम। जो वन रिसीव कर रहे थे अब वो ट्रीटमेंट टू रिसीव करेंगे, और जो टू रिसीव कर रहे थे अब वन रिसीव करेंगे। दैट्स व्हाई दिस ट्रायल इज नोन एज द क्रॉसओवर डिजाइन। इसको रिपीटेड मेजर डिजाइन भी कहते हैं। रिपीटेड मेजर उसको कहते हैं कि जब हम तीन या तीन से ज्यादा मर्तबा डेटा लेते हैं तो इसको रिपीटेड मेजर कहते हैं। थ्री और मोर देन थ्री। जो सिंपल एलसीटी डिजाइन था उसमें हम दो टाइम डेटा लेते हैं, यानी प्री ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम एक उनकी प्री जो ट्रीटमेंट एक डेटा ले लेते हैं, उसके बाद उनकी रिकवरी कितनी हो गई है इस पहले ट्रीटमेंट से, तो उनकी असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट के बाद फिर उनकी वॉश आउट पीरियड होगा, और वॉश आउट पीरियड के बाद दोबारा से इनकी असेसमेंट की जाती है या उसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसको फिर न्यू ट्रीटमेंट जो है दी जाती है जो इससे पहले उन्होंने रिसीव नहीं की इस एक्सपेरिमेंट में। और फिर तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा या एंड सो ऑन इस तरह जो है, अगर ट्रीटमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्सचेंज या क्रॉसओवर बार बार होगी। तो यहाँ पे जो डेटा लिया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, गैदरिंग ऑफ डेटा, ये मेजरमेंट असेसमेंट जो होते हैं, ये थ्री आर मोर देन थ्री, सो मिनिमम थ्री टाइम, इसको फिर हम कहते हैं द रिपीटेड मेजर डिजाइन। जिस तरह हम इसमें कहते हैं कि इफ देयर इज रिपीटेड मेजर, तो फिर वहां पर फिर रिपीटेड मेजर एनोवा यूज करते हैं ताकि व्हाट इज द चेंजेस बिटवीन देम। तो ये जो स्टडी है इसको कहा जा सकता है द क्रॉसओवर डिजाइन और द रिपीटेड मेजर डिजाइन। द नेक्स्ट इज द फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें से जो ग्रुप्स हैं ये एटलीस्ट जो हैं ये चार से ज्यादा होंगे। इनमें से एक कंट्रोल ग्रुप होगा, लेकिन तीन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें से एक ग्रुप ऐसा होगा जो बाकी दो ग्रुप्स की कॉम्बिनेशन से होगी, यानी वन ग्रुप ए, जो ग्रुप ए दे विल रिसीव ट्रीटमेंट वन, group B will receive the treatment 2, while the group C will receive both the treatment 1 and treatment 2, while the D will be controlled. So यहाँ पे इसलिए किया जाता है कि इस treatment 1 जो है या treatment 2 ये अकेले ज्यादा इफेक्टिव हैं, या अगर ये कंबाइंड हालत में दोनों को एक साथ जो है अगर एक पेशेंट को हम प्रोवाइड कर ले तो कंबाइंड ट्रीटमेंट से क्या इफेक्ट्स आएंगे। इधर इट इज मोर इफेक्टिव इन द आइसोलेटेड फॉर्म और दे आर मोर इफेक्टिव इन द कंबाइंड फॉर्म। इसको असिस्ट करने के लिए जो स्टडी की जाती है, आरसीटी की जाती है, दैट इज नोन एज द फैक्टोरियल डिजाइन। we can see here there is a subgroup which is actually the combination of the other two। यहाँ पे जितने ज्यादा ग्रुप्स इंक्रीज होंगे उतनी ही जो है यहाँ पे वो सब की सब यहाँ पे कंबाइन होंगे। ये phases of trial already we have discussed, phase 1, phase 2 and the phase 3। सो अगर हम फेज जीरो जो है इसको स्किप कर देते हैं, सो पहला ह्यूमन एक्सपोजर जो है ये फेज वन में होता है, और यहाँ पे यूजुअली वॉलंटियर हेल्दी पीपल होते हैं फेज वन में, जबकि यहाँ पे लार्ज स्केल में की जाती है और पेशेंट पर की जाती है, और फेज थ्री भी उससे भी लार्जर सतह पर होगी और इसमें भी पेशेंट होंगे। सिक्वेंशियल ट्रायल हम पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक टाइप है जो स्टडी जो पैरेलल डिजाइन की हो सकती है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सिर्फ स्टार्ट ऑफ द ट्रायल में ये फिक्स नहीं होती। सिंपल आरसीटी डिजाइन जो हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में, उसमें ये कि हम सिंपल साइज पहले से कैलकुलेट करते हैं और फिर स्टडी स्टार्ट करते हैं, लेकिन सिक्वेंशियल में the number of participants is not specified at the start of the trial. Recruitment continues until a clear benefit of one of the intervention is observed or no important difference between the intervention can be detected. The next is the comprehensive cohort design. कंप्रहेंसिव कोहर्ट डिजाइन जो है इसको कोहर्ट मेयर आरसीटी भी कहा जाता है, सीएम आरसीटी भी कहा जा सकता है। ये अमूमन इस तरह होते हैं कि सपोज एक
प्रीवियसली कोहॉर्ट स्टडी जो हो जाती है उसमें से एक पेशेंट को आप उठा लेते हैं जो जिनमें वो डिजीज आइडेंटिफाई हो जाती है इन द कोहॉर्ट स्टडी में इंसिडेंस जब हम मालूम करते हैं तो उस कोहॉर्ट से उनको आप उठाते हैं। तो एक्चुअली एक तो ये कि क्लस्टर की सूरत में आपको मिल जाते हैं। फिर उनसे ये कहा जाता है उनमें से जो सो एक्चुअली इट इज अ कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन और ये किस्म का मिक्स होते हैं। दूसरी इसको कम्प्रहेंसिव कोहॉर्ट डिजाइन इसमें भी बोलते हैं कि यहाँ पे आप जब कंसेंट लोगों को देते हैं पार्टिसिपेंट से कंसेंट लेते हैं कि आप हम आपको रेंडमाइजेशन के जरिए आपको दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में अलॉट करेंगे। तो अगर वो एग्री हो जाते हैं तो दिन दे आर रेंडमली लोकेटेड टू द ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट ग्रुप। लेकिन sometimes if they're denied to be passed through the randomization process, so फिर उनसे पूछा जाता है कि it's okay if you don't want to be the part of randomization, so which intervention you will prefer. So if they select the treatment A, so they will receive the treatment A, and if they select the treatment B, they will receive the treatment B. तो यहाँ पर ये अलग कोहॉर्ट हो जाएगा, ये अलग कोहॉर्ट हो जाएगा और यहाँ रेंडमाइजेशन बी एट द सेम टाइम और नॉन रेंडमाइजेशन बी एट द सेम टाइम एक स्टडी के अंदर। सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द कॉम्प्रिहेंसिव कोहॉर्ट डिजाइन। Ideal studies where a high proportion of individuals are likely to refuse the intervention। इसलिए यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी हमारे पास लोग कम हैं और इसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो रेंडमाइजेशन के लिए रेडी नहीं है, तो फिर हम उनकी चॉइस के मुताबिक मजबूरन उनको कहते हैं कि इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द एनी ग्रुप थ्रू द रेंडमाइजेशन, सो आप कौन सी ग्रुप में जाना चाहते हैं हम उनकी मान लेते हैं। सो दैट इज नोन एज द कम्प्रिहेंसिव। सो ये पेशेंट की तरफ से डिमांड होती है कि हम रेंडमाइजेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, तो इसलिए इनको फिर उनकी पर्सन के मुताबिक उनकी चॉइस के मुताबिक ग्रुप में अलॉटमेंट मिल जाती है। इसके डिसएडवांटेज ये होती हैं कि डिफरेंस ऑब्जर्व इन आउटकम में बी ड्यू टू द डिफरेंस अक्रॉस द रैंडमाइज्ड एंड नॉन रैंडमाइज्ड ग्रुप एट द बेसलाइन। फिर यहाँ पर स्टडी की बात की जाए दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लाइंडनेस की में कि सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, डबल ब्लाइंड ट्रायल, ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल और द क्वाड्रपल ब्लाइंड और ओपन लेबल ट्रायल या ओपन ट्रायल उसको कहते हैं कि जिसमें कोई भी ग्रुप जो है ये ब्लाइंड नहीं होता। ब्लाइंड से मुराद क्या है? ब्लाइंड से मुराद ये है कि उस ग्रुप को ये नहीं पता होगा कि जो दो ट्रीटमेंट है उनमें से एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कौन सी है, इनमें से कंट्रोल कौन सी है। They will be unable to decide. Suppose a patient is receiving the treatment A, so if he is unknown to that the treatment which he is receiving is actually the experimental treatment or the control treatment, कौन से ग्रुप के, तो then that person is can be considered as blind to the location, blind to the treatment, and that will be called as the single blind trial। So single blind trial उसको कहते हैं when the researchers are the patient does not know about the detail of the treatment। If the patient is blinded, this may reduce the likelihood of a placebo effect। If the researcher is blinded, that may reduce the likelihood of ascertainment find out for certain bias। ascertainment जिसको हम रिपोर्टिंग बाइस पे कहते हैं कि जो अगर इनको पता है कि सपोज जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पेशेंट है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसने रिसीव किए ट्रीटमेंट, तो फिर शायद वो थोड़ा सा अच्छे रिपोर्ट दे जिसमें रिडक्शन ऑफ द सिम्टम रिकवरी ज्यादा करे ताकि वो ये दिखा सके कि ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर उसको ये नहीं पता कि ये जो पेशेंट जो है जिसका मैं असेसमेंट कर रहा हूँ जिसको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और दिस इज द कंट्रोल ट्रीटमेंट, तो उसमें फिर ये एसेटाइनमेंट बायस जो है इसकी कमी थोड़ी सी रिडक्शन होगी एसेटाइनमेंट बायस में। डबल ब्लाइंड ट्रायल उसमें उसको कहते हैं जब रिसर्चर को भी नहीं पता, इस रिसर्चर मीन थेरापिस्ट को भी नहीं पता या असेसर को भी नहीं पता और पेशेंट को भी नहीं पता। तीन किस्म के ग्रुप्स होते हैं, बल्कि आप चार कह सकते हैं। एक होता है पेशेंट सब्जेक्ट, दूसरा होता है जो असेसमेंट करेगा, तीसरा जो थेरापिस्ट होगा जो ट्रीटमेंट देगा, एंड चौथा होगा स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट, स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस कराएगा। तो अगर सिर्फ पेशेंट को नहीं पता सिंगल ब्लाइंड, अगर पेशेंट के साथ साथ असेसर को भी नहीं पता सो डबल ब्लाइंड,
और अगर असेसर को भी नहीं पता, पेशेंट को भी नहीं पता, और एज वेल एज थेरापिस्ट को जो भी वो भी अवेयर नहीं अबाउट द ट्रीटमेंट डिटेल, अबाउट द लोकेशन, तो दैट विल बी अ ट्रिपल ब्लाइंड। और साथ साथ अगर सब जो सब्जेक्ट जो एनालिसिस कर रहा है, जो स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट है, उसको भी नहीं पता, तो दैट विल बी अ क्वाड्रुपल ब्लाइंड। अब अगर सपोज पेशेंट को पता है लेकिन असेसर को नहीं पता, सिर्फ असेसर को नहीं पता, तो ये भी सिंगल ब्लाइंड होगा। तो ये जरूरी नहीं कि सिंगल ब्लाइंड में हमेशा से पेशेंट होंगे, नहीं। ये सिंगल का मतलब ये कि इन चारों में से एक ग्रुप को पता नहीं होगा। डबल ब्लाइंड जब दो ग्रुप्स को पता नहीं होगा अबाउट द लोकेशन, पता नहीं होगा का मतलब ये है कि उसको ये कहना मुश्किल होगा, ये नहीं कह सकेगा, वो श्योर नहीं होगा कि ये जो पेशेंट है, ये जो ट्रीटमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है या कंट्रोल ट्रीटमेंट है। So in a double-blind trial, one researchers allocate a series of number to a treatment group and a control group. The second researcher is told the numbers but not what they have been allocated to. So that's why he is unable to decide that this number patient is a patient in the experimental group, or he is in the control group. The patient is not told which intervention they have received. The reduced lag load of placebo effect of the acetaminophen base as well like the सिंगल ब्रांड एंड जितनी ब्रांड ज्यादा होगी उतनी ही ये प्लेसिबो इफेक्ट की जो लाइक्लीहुड है या एसेटाइमेंट बायस है ये कम से कम होगी। अब आते हैं towards the next which is the bias in the RCT. So there may be different types of bias like the selection bias which is actually happening in the randomization process, या हम ये कह सकते हैं कि इन द प्लानिंग स्टेज में होती है। जब अभी तक हमने प्लान कर रहे हैं, अभी हमने RCT स्टार्ट नहीं की है, तो यहाँ पर जो हम सिलेक्शन करते हैं उस सिलेक्शन में हम ऐसे बंदों को शामिल कर लेते हैं जो अपनी पसंद के मुताबिक ये किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। सो दैट इज नोन एज द रैंडमाइजेशन प्रोसेस में सिलेक्शन बायस हो जाती है। या एक सपोज 60 इज द मैक्सिमम एज, और हम एक ऐसे बंदे को इंक्लूड कर लेते हैं जिसकी एज 61 62 है, तो ये भी सिलेक्शन बायस है। और गलती कहाँ पर हुई है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में, इंक्लूजन क्राइटेरिया में। या एक पेशेंट को जो सारी इंक्लूजन क्राइटेरिया के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन हमने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में एक डिजीज मेंशन की है कि अगर इस डिजीज के साथ अगर पेशेंट होगा, यानी दोनों डिजीज, जो डिजीज हमारा अंडर द स्टडी है वो भी है, लेकिन साथ साथ उसको ये डिजीज भी होगा, तो उसको हम अपनी स्टडी में एक्सक्लूड करेंगे। एंड बावजूद इसके कि उसको एक्सक्लूड करें, हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं उस डिजीज के साथ। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द सिलेक्शन बायस। ये क्राइटेरिया के मुताबिक हमने एक बंदे को उसके अगेंस्ट द क्राइटेरिया, आफ्टर द वायलेशन ऑफ दैट क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, हम किसी को इंक्लूड कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड एज द सिलेक्शन बायस। या रैंडमाइजेशन में अगर किसी को बगैर रैंडमाइजेशन के हम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, दिस इज अ क्रॉसओवर डिजाइन, और it is a sequential RCT or the simple RCT design, parallel design, तब जो है ये सिलेक्शन बायस होगी। एसेटाइनमेंट बायस इज, हमने कहा कि यहाँ पर जो नॉलेज है अब इंटरवेंशन, इसके बारे में जो है अगर यहाँ पे गलत रिपोर्टिंग की जाती है टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बाय द असेसर बाय द थेरेपिस्ट, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज एसेटाइनमेंट बायस। एंड the level of blending जो है single, double, triple blending, these blending they can reduce the potential for the ascertainment bias. These are the major source of bias in the clinical research. These are the bias which can occur and before the start of the treatment, pre-trial bias इसको कहा जा सकता है। These all biases they can be called as the bias during the trial. जब ट्रायल जारी है और इन द मिड ऑफ द ट्रायल जो है, मिड ऑफ द स्टडी अगर कोई बायस हो जाती है, सो दैट वुड बी लाइक द इंटरव्यूअर बायस, क्रोनोलॉजी बायस एंड सो ऑन। एंड ये दोनों जो हैं ये दैट विल बी द आफ्टर ट्रायल या पोस्ट ट्रायल बायस, हम इसको कह सकते हैं। गलत स्टडी डिजाइन जो है, जो जिस ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के लिए ये डिजाइन अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, और हमने इनअप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन जो है ये सेलेक्ट की है, तो देन अगेन इट मे क्रिएट सम biasness in the results. And on the other hand, if we have select a person who is against the selection criteria, या who is not according to the randomization, और randomization के बगैर select हुआ है, so जैसे हमने previous slide में discuss किया, so that would be selection bias। या channeling जब हम करते हैं, and during that sequencing and channeling जो है, अगर यहाँ पे हम उसको
विदाउट जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जो अप्रोप्रिएट सीक्वेंस होता है, जो स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं, उसमें हम एक दो स्किप करके उसको आगे लेके जाते हैं। तो इसको फिर कहते हैं चैनलिंग वाइज। इंटरव्यूअर वाइज, यहाँ से जो इंटरव्यूअर जो है वो अक्सर उनसे इस तरह की क्वेश्चन करता है, एक पार्टिसिपेंट से एक तरह की क्वेश्चन करते हैं, दूसरे से फिर दूसरी किस्म की क्वेश्चन करता है, तीसरे से इससे भी मुख्तलिफ करते हैं, किसी को ये कोई इस तरह की हिंट्स दे रहता है, और किसी को जो है ये बिल्कुल हिंट्स नहीं देता, या क्लोज एंड क्वेश्चन की जाती हैं, दूसरे से ओपन एंडेड की जाती हैं, तीसरे से लैकेट स्केल की जाती हैं, तो या से सिमेंटिक डिफरेंशियल एक किसी से की जाती है, या क्लू दी जाती है। तो इस तरह की जो गलती अक्सर होती हैं, दैट इज नोन एज द इंटरव्यूअर बायस। क्रोनोलॉजी बायस मीन जो इवेंट टाइम के आकलन के लिहाज से, कि जो इवेंट पहले हुए हैं उसको हम पहले रख देते हैं, उसको पहले रिपोर्ट करते हैं, और फिर जो बाद में होते हैं उसको बाद में हम इसको रख देते हैं। सो इस तरह अगर उसकी अकरेंस की सीक्वेंस के साथ उसको हम अरेंज कर देते हैं, सो दैट इज नोन एज द क्रोनोलॉजी। लेकिन अगर हम इसमें बाद में होने वाली इवेंट्स को हम पहले रखें और पहले को बाद में रखें, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज द क्रोनोलॉजी बायस। रिकॉल बायस अमूमन जो ये जब उसको पास्ट के बारे में किसी पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, एंड इफ दे डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट इवेंट्स हैपन देयर, एंड या तो ये कम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, या जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो एक्चुअली रियलिटी में इस तरह बिल्कुल इसकी कोई रियलिटी नहीं होती, तो इन दोनों केसेस में दैट विल बी कॉल्ड एज द रिकॉल बायस, यानी उसको याद नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ नॉट रिमेम्बरिंग एन इवेंट, if he is unable to explain and to report the true occurrence, the true reports, that will be called as the recall bias. इसके बाद जो है ट्रांसफर बाइस, इसमें इसको मुख्तलिफ एस्पेक्ट से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप डेटा की ट्रांसफर कह सकते हैं, इसमें ट्रीटमेंट की जो ट्रांसफर है प्रोवाइडर है टू द पार्टिसिपेंट, इन इन तमाम को जो है आप कह सकते हैं द ट्रांसफर बाइस। सो लेकिन ट्रांसफर बाइस जो एक्चुअल रिसर्च में होती हैं उसको ये इस तरह होती है कि जिसमें पेशेंट सपोज दो ग्रुप्स में है, दोनों ग्रुप में पेशेंट जो है और ड्यूरिंग द ट्रायल उनकी ड्रॉप आउट हो जाती हैं, या जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। सो इफ देयर इज अनइक्वल एंड टू मच ड्रॉप आउट फ्रॉम द ट्रायल फ्रॉम द ग्रुप्स, पार्टिसिपेंट की ड्रॉप आउट हो जाती हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, लास्ट फॉलो हो जाती हैं, सो इसको कहते हैं द ट्रांस इसको भी कहते हैं ट्रांसफर बाइस। इस ट्रांसफर बाइस को इट्रीशन बाइस भी कहते हैं, इट्रीशन बाइस की जहाँ पे अनइक्वल, और इसमें अमूमन देखा जाए तो एक ड्रॉप आउट जो है ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन ज्यादा ड्रॉप आउट जो है दैट में इंडिकेट अ पोटेंशियल बाइस इन इन द प्रोटोकॉल, इन द प्लानिंग। तो अगर ओवरऑल जो है 85% ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट अगर वो स्टडी को कंप्लीट कर पाते हैं एंड जस्ट 10% और 12% ड्रॉप आउट होती हैं, सो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बायस। बट इफ मोर देन 15%, सपोज 20% और 30% पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रुप उनकी ड्रॉप आउट हो जाती है और छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ इन रीजन, वो सिविरिटी की वजह से हो सकती हैं, उनके डेथ की वजह से हो सकती हैं, विदाउट मेंशनिंग इन रीजन, या उनकी ट्रांसफर जॉब जो है किसी और जगह हो जाती है, तो इसमें जो है इसको फिर कहेंगे द एट्रिशन बायस आर द ट्रांसफर बायस। मिस क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपोजर एंड आउटकम ये होती है कि जब हम यहाँ पे इन दोनों में गलत रिपोर्ट कर देते हैं एक्सपोजर और आउटकम को, गलत एक्सपोजर जो एक्सपोजर नहीं होता उसको हम आउट आउट यानी आउटकम को हम एक्सपोजर कह देते हैं, और एक्सपोजर को आउटकम कह देते हैं, तो ये मिस क्लासिफिकेशन हो जाती है। परफॉर्मेंस बाइस जो है ये आरसीटी में होती हैं सॉरी, और इसके मुख्तलिफ जो है काजेज हो सकते हैं। पहले जो है परफॉर्मेंस बाइस ये है कि सपोज दो ग्रुप्स हैं और उन दोनों ग्रुप के साथ जो बर्ताव है, जो बिहेवियर है रिसर्चर का, ये जो है एक जैसा नहीं है, या पेशेंट की तरफ से जो बिहेवियर है वो एक जैसा नहीं है। ये के मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं कि सपोज थेरापिस्ट है वो जब दोनों को ट्रीट कर देता है तो इसलिए उनको एक को सही बिहेवियर उनके पॉजिटिव बिहेवियर के साथ ज्यादा टाइम दे देता है,
ज्यादा केयर करते हैं, इसलिए उनको पता है कि ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, और दूसरे को इतना तवज्जो नहीं देता, उसको इतना टाइम नहीं देता, क्योंकि ये वैसे भी कंट्रोल ग्रुप में है, ये वैसे भी प्लेसिबो है। तो अगर इनकेस हम ब्लेंडिंग करते हैं थेरापिस्ट की, तो काफी हद तक जो है ये परफॉर्मेंस बायस को कंट्रोल किया जा सकता है। सिमिलरली एक और भी परफॉर्मेंस बायस ये भी है कि प्रोटोकॉल के अलावा जो एक ग्रुप जो है एक दूसरा इंटरवेंशन ले रहा है, जो वी कैन से को इंटरवेंशन बायस जिसे कह सकते हैं, तो इसमें भी जो है परफॉर्मेंस बायस आएगी। या जो है यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो केयर है, मतलब एक ग्रुप को ज्यादा केयर की जाती है, दूसरे ग्रुप की कम केयर की जाती है, सो दैट विल आल्सो दिस अनइक्वल केयर बायस जो है, दैट इज आल्सो नोन एज द परफॉर्मेंस बायस। तो ये तमाम की तमाम जो है चाहे स्टडी डिजाइन गलत है या सिलेक्शन बायस है, चाहे जो है ये चेनरिंग बायस है। चेनरिंग बायस जो है ये भी एक्चुअली सिलेक्शन बायस की ही एक किस्म है। चेनरिंग बायस में होता है क्या है कि सपोज हम एक बंदे को उसकी सिम्टम्स के बेस पर उसको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ग्रुप में अलॉट कर लेते हैं। हालांकि ये तो रेंडमाइजेशन के जरिए हो सकती थी ना, कि रेंडमाइजेशन की एक ग्रुप में, इस ग्रुप में भी ले जा सकते हैं, उस ग्रुप में भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिजिशियन जो है एक उस पेशेंट को देखिए उसके सिम्टम के बेस पर, उसके प्रोग्नोसिस के बेस पर उसको एक ग्रुप में शामिल कर लेता है। सो दिस इज चैनलिंग बायस, सो इट इज अ टाइप ऑफ द सिलेक्शन बायस। इसके बाद जो है पोस्ट ट्रायल बायस में आती है साइटेशन बायस एंड कंफाउंडिंग। तो कंफाउंडिंग तो हमने डिटेल से डिस्कस की थी प्रीवियसली। That is the variable which affect the relationship between the cause and effect, that is the third variable. What is citation bias? Citation bias तब होती है when certain studies they are more likely to cite than the others. मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। सपोज हमें इंग्लिश आती है, और ज़्यादातर स्टडीज जो है इंग्लिश में होती है, लेकिन चाइनीज में भी होती हैं, जर्मन लैंग्वेज में या पर्शियन लैंग्वेज में, तुर्किश में होती हैं। तो यूजुअली हम उन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश को कंसिडर नहीं करते, और हम उसको साइड करते हैं जो इंग्लिश में होती हैं। सो इसको कहते हैं द लैंग्वेज बायस। तो ये भी जो है एक साइटेशन बायस की एक किस्म है। इसी तरह जो है एक एक्सेस बायस जिसे कह सकते हैं, दैट इज आल्सो बायस ऑफ द साइटेशन बायस। कुछ जर्नल ऐसे होते हैं जो ओपन एक्सेस होते हैं, और उसकी कोई सब्सक्रिप्शन फी या हमने कोई पेमेंट उसके लिए नहीं करनी है, तो इसलिए जिनको पेमेंट के जरिए हम उसको हासिल कर से एक्सेस हो सकती है वो हम स्किप कर देते हैं, और ओपन एक्सेस वाले को हम ज्यादा जो है यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज मोर कन्वीनियंट टू अस। सो दैट इज आल्सो नोन एज द एक्सेस बायस। जो या कुछ सपोज ऐसी डेटाबेसेस है जो डेटाबेसेस एक हेवी अमाउंट उनकी सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए होती हैं, एंड वी डोंट हैव द क्रेडेंशियल्स, तो हम जो फ्रीली अवेलेबल डेटाबेसेस है उनको यूज करते हैं, तो उनकी जर्नल्स में जो पब्लिश आर्टिकल्स है वो ज्यादा साइट होंगे देन द अदर वंस। इसी तरह जो है फेमिलियरिटी बायस जिसे कह सकते हैं, एक सपोज एक वेल नोन आथर है, और उस आथर को बगैर इसकी कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसकी नी क्या लेके हम उस एक स्पेसिफिक आथर की बस स्टडीज को साइड कर देते हैं, जस्ट वी आर वेल नोन टू दैट पर्सन, या ही इज वेरी वेल नोन इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ही इज अ फेमस एंड मोमेंटस एंड आथर। इसी तरह जो है अब एक दूसरा टाइप इसका हो सकता है, दैट इज द पॉजिटिव रिजल्ट बायस। जो हमारा जिसमें अच्छी रिपोर्ट है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें इफेक्टिवनेस ज्यादा शो की गई है, हम उसको साइड कर देते हैं। और जिस स्टडीज ने कहा है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था इस ट्रीटमेंट में से ज्यादा इफेक्टिव इस कंट्रोल ग्रुप में था, तो इसको हम अगर साइड नहीं करते तो ये भी साइटेशन बायस है। या एक जिसको कंफर्मेशन बायस कह सकते हैं, ये होता है कि हम सिर्फ उस स्टडीज को साइड करते हैं जो हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे आइडिया को सपोर्ट करते हैं, सो हम इसको सिर्फ साइड करते हैं, और जो उसको हम साइड नहीं करते जो हमारे हाइपोथेसिस के अपोजिट में होते हैं। सो ऑल दीज जो डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पे इसमें दिए कैन बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज द साइटेशन बायस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायस जो हैं और इसके सोर्सेस, इसको में क्वेश्चन आ सकता है कि विच बायस दे आर इन द प्री ट्रायल, इन द प्लानिंग स्टेज में होती है, प्री ट्रायल होते हैं, कौन से बायस जो हैं ये मिड ऑफ द ट्रायल में या ड्यूरिंग द ट्रायल जो है ये हो सकते हैं, और कौन से ट्रायल जो है ऐसे होते हैं जो
आफ्टर द ट्रायल, यानी ट्रायल की कंप्लीट होने के बाद जो है हो सकते हैं। सो ये जो प्री ट्रायल बायस है ये प्लानिंग के दौरान होते हैं, और जो बायस ड्यूरिंग द ट्रायल जो ये ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो है, ट्रायल अभी इम्प्लीमेंटेड है, जारी है, उस वक्त हो सकते हैं। जबकि पोस्ट ट्रायल या आफ्टर द ट्रायल बायसेस जो है ये डेटा एनालिसिस या जो है पब्लिकेशन में या ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग में जो है ये गलतियां, ये बायस हो सकती हैं। Now, the last objective of today's lecture, key advantages and limitation of RCT. So, the one of the integral advantage of RCT is that it allows us um, the accurate and the more detailed and rigorous evaluation of a single variable in a defined patient group. Secondly, it potentially eradicates bias by comparing two or more identical groups, and it also provide us the opportunity to combine all the findings of the different RCTs statistically through the process of meta-analysis. The limitation of RCTs, one is the important one is the external validity, which means कुछ treatment suppose एक खास लोगों पर, एक ग्रुप पर अप्लाई की गई, क्या वो ट्रीटमेंट अगर मैं अपनी सेटअप में जो पेशेंट है जो इस ट्रायल से बिल्कुल दूर है, उस पेशेंट पर अगर मैं वही प्रोटोकॉल अप्लाई करूँ तो क्या सेम रिजल्ट आएंगे? तो ये जो रिलेबिलिटी है, या इस पे पोस्ट पब्लिकेशन स्टडी पब्लिश हो जाती है, फिर उस सेम प्रोटोकॉल को मैं, मेथोडोलॉजी को मैं रिप्लिकेट कर अपने पेशेंट पर, तो क्या वही रिजल्ट आएंगे या रिजल्ट चेंज होंगे? सो दिस इज एक्चुअली नोन एज द एक्सटर्नल वैलिडिटी. External validity is the confidence you can have in generalizing your results are finding across the people, situation, and times not included in your study. A study may have high external validity with regard to people, for example, a random sample of 1100 likely voters, but poor external validity with regard to time. For example, sample was collected in true early, that is in 1960, suppose. The second limitation in the RCT is the patient recruitment. That is a very serious problem when we have some selection bias. We have to be very careful regarding, we have to hire them according to the pre-prescribed inclusion exclusion criteria. And if it is the randomized control trials, everybody should pass through the randomization. And anyone who denied to be randomized, and if we have plenty of participants, so उसको जो है हम हायर नहीं करनी चाहिए हमें. So patient recruitment, when there is a risk of being allocated to an undesired treatment option, patient compliance may be very low. Attrition bias, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि RCTs are based on clear statistical laws, probability. The researchers undertakes accurate calculation of the required sample size to demonstrate a difference between groups. What happens when you have patient dropout or missing data? तो ऑब्वियसली फिर आपका जो रिक्वायर्ड सिंपल साइज है वो कम हो जाएगा, और कम सिंपल साइज के रिजल्ट्स को फिर हम उस तरीके से जनरलाइज नहीं कर सकते जो वो कंप्लीट सिंपल साइज से कर लेते हैं. दैट्स व्हाई दिस bias may occur, and this bias is known as the attrition bias, that is also known as the transfer bias. Other limitation there can be, that is RCT can be very expensive and time consuming. That's true. Upon have too few patient or too short follow period, just 1 week or 2 week follow up. Upon imperfect randomization, inappropriate randomization. Um, Inappropriate randomization means randomization based on the suppose hospital number and the bed number. Suppose who have the even bed number, they would be in the one group, and who have the odd number, they will be another group. Or those patients who are born from January to June, they will be in one group, and who are born from July to December, they will be another group. So these type of randomization, these are the inappropriate randomization. Often not all eligible patients are randomized, so it means there is a selection bias. So that was all about the RCT. Thank you so much to all of you. Have a nice time.